हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह क्या है और उन विराम चिन्हों के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस किस तरह के चिन्ह हैं और उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? तो विराम चिन्ह, उसकी परिभाषा क्या कह रही है विराम चिन्ह की, कि भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में, कहाँ? तो वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को, यानी अलग अलग तरह के भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में करते हैं, हम उन्हें विराम चिन्ह कहेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अलग अलग तरह के, यानी भिन्न भिन्न, यहाँ लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए, यानी अलग अलग तरह के भाव या अलग अलग तरह के विचार को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किसी भी वाक्य के बीच में या किसी भी वाक्य के अंत में किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को हम विराम चिन्ह कहेंगे। आइए देखते हैं कि विराम चिन्ह के प्रकार क्या होते हैं। पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि रुको मत जाने दो, ये एक पूरा सेंटेंस है कि रुको मत जाने दो। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि रुको नहीं, जाने दो। लेकिन यहाँ कह रहा है रुको, यहाँ कह रहा है रुको, थमो, रह जाओ, मत जाने दो। यानी दोनों का भाव जो है, इन दोनों का क्या है? भाव अलग अलग है। और भाव अलग अलग कैसे है? तो यहाँ पर एक चिन्ह दे दिया गया है और इस चिन्ह के अनुसार क्या है? इसका भाव अलग बन गया। और यहाँ पर एक लास्ट अलग सा चिन्ह है, इसका जो है इस वजह से इसका भाव क्या है? बिल्कुल अलग है। अब ये दोनों चिन्ह कौन कौन से हैं, आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ कि विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं? तो मिनिमम विराम चिन्ह के कितने प्रकार है? तो 13 प्रकार है। आइए एक एक करके हम सभी प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहला है कि अल्प विराम। अल्प विराम के लिए हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी ये जो चिन्ह है ये अल्प विराम का चिन्ह है। उसके बाद है अर्ध विराम, तो एक बिंदु और आधा एक कॉमा क्या हो जाएगा? तो अर्ध विराम हो जाएगा। पूर्ण विराम, यानी पूरा ऐसा पाई वाला दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। उसके बाद है उपविराम। उपविराम में इस तरीके का कोलन के आकार का दो चिन्ह देंगे, क्या हो जाएगा? उपविराम हो जाएगा। उसके बाद है विषमयादि बोधक चिन्ह, यानी इस तरीके का जो चिन्ह होगा इसको विषमयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जो आप सभी जानते हैं, तो इस प्रकार का जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। नंबर 7 में क्या है? कोष्टक, यानी ये कोष्टक आप सभी जानते हैं। ब्रैकेट जो भी है वो क्या हो जाएगा? कोष्टक हो जाएगा। उसके बाद है योजक चिन्ह, ये माइनस के साथ जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसको हम योजक चिन्ह कहेंगे। उसके बाद नंबर 9 में हो जाएगा आवर्तन चित्र चिन्ह या अर्ध रण चिन्ह, यानी आवर्तन चिन्ह या अधरण चिन्ह। अधरण चिन्ह कैसा है? तो ये जो कॉमा हम देते हैं, दो इस प्रकार के कॉमे और बीच में जो कुछ लाइनें होती हैं, दोनों कोई भी लाइन, मान लीजिए कि ये एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का ऐसे तरीके से ऐसे ऐसे करके घेर दिया गया है, तो ये कौन सा चिन्ह कहलाएगा? तो ये जो चिन्ह है वो क्या कहलाएगा? तो अर्धरण चिन्ह कहलाता है। उसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी एक जीरो के प्रकार का जो चिन्ह होगा, जो हिंदी में दी जाती है, वो लाघव चिन्ह होगा। उसके बाद है आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह में कैसा है कि ये दो बिंदु और इस तरीके का दे दी जाए, ये क्या होगा? आदेश चिन्ह कहलाएगा। उसके बाद है रेखांक चिन्ह। रेखांक चिन्ह एक माइनस है पूर्ण तरीके से, वो क्या कहलाएगा? रेखांक चिन्ह कहलाएगा। उसके बाद है लोप चिन्ह, यानी डॉट डॉट के जो चिन्ह होंगे, डॉट डॉट के जितने भी चिन्ह होंगे वो क्या कहलाएंगे? तो वो लोप चिन्ह कहलाएगा। कुल हमने अभी तक क्या देखा है? तो 13 चिन्ह देखे हैं और इन 13 चिन्हों का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इसके बाद आगे हम वो देखने जा रहे हैं। हमने जो 13 प्रकार के विराम चिन्ह देखे हैं, उनमें से सबसे पहला प्रकार विराम चिन्ह का है अल्प विराम चिन्ह। आइए देखते हैं अल्प विराम चिन्ह क्या है। तो अल्प विराम चिन्ह आप देख सकते हैं, जैसे कॉमा का जो चिन्ह होगा वो अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। अक्सर हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजों को लगातार लिखनी होती है, तब जाकर के हम क्या करते हैं, या दो नामों को या तीन नामों को जिसमें और का इस्तेमाल किया जाए, जैसे 3 नाम हो उसमें और का भी इस्तेमाल होता है, तब हम दो नामों के बीच जो है वो कॉमा लगाते हैं और फिर तीसरे नाम के साथ क्या और लगाते हैं। तो ये जो कॉमा का चिन्ह होगा वो कॉमा का चिन्ह क्या कहेगा? तो अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। आइए देखते हैं कि अल्प विराम चिन्ह क्या है। अल्प विराम चिन्ह की परिभाषा है कि वाक्य में जहां थोड़ा सा रुकना हो, मतलब जहां पर थोड़ा सा रुकने की जरूरत होती हो, या अधिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, मतलब ज्यादा वस्तु है या ज्यादा व्यक्ति का नाम या ज्यादा वस्तुओं का नाम एक साथ दे दिया गया है,
उसी से हमें अलग करना हो या थोड़ी सी देर के लिए हमें रुकना हो, तब हम उस जगह पे क्या करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। वह अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं कॉमा का, ये अल्प विराम चिन्ह है। जैसे भारत में, अब कहा जा रहा है कि भारत में फसलें बहुत सारी भारत में होती है, तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं कि भारत में धान, गेहूं, मक्का इत्यादि होती है। इस बीच में, हर फसल के बीच में हमें एक कॉमा का चिन्ह देना होता है, और जिसे अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। वहां पे हमें थोड़ा सा के लिए, थोड़े से समय के लिए रुकना पड़ता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, भारत में गेहूं, रुक जाते हैं, गेहूं, बाजरा, धान, मक्का आदि की फसलें उगाई जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वर्ड्स है, या ये जो वर्ड है हमारा, इसे हम लगातार नहीं पढ़ते, यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टॉप लेते हैं, रुक जाते हैं। जैसे भारत में गेहूं, बाजरा, धान, मक्का आदि की फसलें उगाई जाती है। तो ये जो कॉमा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये जो कॉमा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम चिन्ह के मुख्य नियम क्या है, तो अल्प विराम चिन्ह के कई सारे नियम है। आइए एक एक करके देख लें। सबसे पहले है कि वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पद और वाक्यों में संयोजक अव्यय, यानी और, ये और क्या है, तो और है संयोजक अव्यय, और क्या है, तो और जो है संयोजक अव्यय आए, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो और हम देख रहे हैं, ये और क्या है, तो ये और संयोजक अव्यय है, और ये संयोजक अव्यय जहां आता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो कहा जा रहा है कि वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पद, यानी एक जैसे पद और वाक्यों में संयोजक अव्यय, यानी और क्या है, संयोजक अव्यय और आए, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, राम अल्प विराम चिन्ह है, लक्ष्मण अल्प विराम चिन्ह है, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लग रहा है, और अल्प विराम चिन्ह किसके साथ लग रहा है, तो ये लास्ट वाले व्यक्ति के साथ जो है अल्प विराम चिन्ह लग रहा है। और इससे पहले तीन नाम लगातार है, ये तीन नाम लगातार है, तीन व्यक्तियों के नाम लगातार है, जैसा कि स्पष्ट आपको दिया गया है कि यहाँ पे व्यक्ति आदियों के नाम के आगे भी लगाए जाते हैं। जब अलग अलग करना हो, तो जैसे राम का नाम ये अलग है, तो राम, फिर यहाँ एक कॉमा यानी अल्प विराम चिन्ह, लक्ष्मण, फिर अल्प विराम चिन्ह, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। तो आप स्पष्ट समझ चुके होंगे कि अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है। यानी जो नॉर्मली हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो कॉमा का जो इस्तेमाल होता है, जहां जहां हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, वे सभी क्या कहलाएगा, तो वे अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। अर्धविराम, आइए देखते हैं कि अर्धविराम क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अर्धविराम का चिन्ह सबसे पहले अगर हम देखें तो अर्धविराम का जो चिन्ह है, तो अर्धविराम का चिन्ह क्या है, इस तरीके का जो चिन्ह होगा वो अर्धविराम का चिन्ह होगा। मतलब एक बिंदु और ये कॉमा, कॉमा के ऊपर अगर बिंदु लगा दी जाए तो ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ये अर्धविराम का चिन्ह हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अर्धविराम क्या है। तो अर्धविराम कहता है कि पूर्ण विराम से कुछ कम, पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हम कब करेंगे, अर्धविराम चिन्ह कैसा होगा, तो यहाँ लिख दे रही हो। अर्धविराम चिन्ह क्या होगा, तो एक बिंदु और उसके नीचे कॉमा, ये अर्धविराम चिन्ह है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो कहा जा रहा है कि पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पूर्ण विराम से कम, यानी पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो साफ कह रहा है कि अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, तो एक वाक्य या वाक्यांश को दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ जब हमें जोड़ना होता है, यानी संबंध बताना होता है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए कह रहा है कि वह एक धूर्त आदमी है, वह क्या है, धूर्त आदमी है। अब यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया,
और उसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। कहा जा रहा है वहाँ थोड़ा सा रुका गया है कि वह एक क्या है, वह एक धूर्त आदमी है। एक ये अल्प विराम चिन्ह है, यहाँ पे हम थोड़े से समय के लिए रुकेंगे। तो कहा जा रहा है कि वह एक धूर्त आदमी है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। उसके बाद अगला उदाहरण है इसका, कल रविवार है। यहाँ पर भी रुके थोड़ा सा यानी विराम पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ ज्यादा देर तक रुक रहे हैं यहाँ पे कि कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। मतलब कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। अगला है कि इसका नोट कुछ कह रहा है कि दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्ध विराम का प्रयोग होता है। मतलब कोई भी उपाधि हो, दो उपाधि या दो से अधिक अगर उपाधि मिल रही है तो उसके बीच भी क्या होता है, उसके बीच भी क्या लगाया जाएगा, तो अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाएगा। जिस तरीके से उपाधि कुछ भी हो सकती है, या कोई क्लास का सर्टिफिकेट्स हो या कोई क्लास हो, इसके बीच भी हम क्या करते हैं, तो इसके बीच भी अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है MA, उसके बाद है BSc। अब ये दोनों हैं, क्या है ये, तो इसके बीच क्या लग रहा है कि अल्प विराम लग रहा है। मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने ही 2 कोर्स किया, तो ये माना जाए कि एक व्यक्ति ने यहाँ पे MSc भी किया और उसने फिर थोड़ा रुका, यहाँ पे क्या है, तो ये अर्ध विराम चिन्ह है। उसके बाद स्पष्ट दे रहा है BEd। तो ऐसे चिन्हों के साथ भी जब एक व्यक्ति के लिए दो उपाधियों को बताया जा रहा हो, यानी एक व्यक्ति के किसी 2 उपाधियों को बताया जा रहा हो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो अल्प विराम, अर्ध विराम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, तो पूर्ण विराम है। आइए देखते हैं ये पूर्ण विराम भी क्या होता है। इसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं। जितने भी हिंदी की भाषाएं हैं, यानी हिंदी का वाक्य जब हम लिखते हैं तो उस वाक्य में सबसे ज्यादा प्रयोग अगर किसी चिन्ह का किया जाता है तो वो पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का उपयोग कहाँ होता है, तो कहा जा रहा है कि जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम एक बात को हम पूरी कर लेते हैं या एक वाक्य को पूरी कर लेते हैं, तो उसके अंत में हम क्या करते हैं, तो पूर्ण विराम चिन्ह को लगाया जाता है। अब पूर्ण विराम चिन्ह क्या है, तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। मतलब हिंदी में कहाँ, तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो सबसे अधिक होता है। और पूर्ण विराम चिन्ह को हिंदी का सबसे प्राचीनतम चिन्ह कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह माना जाता है। मतलब सबसे प्राचीनतम चिन्ह की बात करें या सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन होगा, तो पूर्ण विराम चिन्ह को ही सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह कहा जाता है। और पूर्ण विराम चिन्ह का जो इस्तेमाल है हिंदी की भाषा में सबसे ज्यादा होती है। कुछ उदाहरण भी देख लिया जाए। यहाँ कह रहा है कि पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। यानी पूर्ण विराम, ये वाक्य से एक शब्द से ही पता चल रहा है कि पूर्ण विराम क्या है। पूर्ण विराम यानी पूरी तरह रुकना या पूरी तरह ठहरना, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम करना। तो जब हम किसी वाक्य का पूर्ण विराम करते हैं, यानी पूरी तरह किसी वाक्य के अंत में ठहर जाते हैं, तब हम इसको क्या कहेंगे, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। और यह बताने के लिए कि अब इस वाक्य के पास बिल्कुल ठहराव है, ये वाक्य इससे आगे नहीं है, तब हम वहां पर एक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, जिस चिन्ह को हम पूर्ण विराम का चिन्ह कहते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारण है कि कभी कभी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बताते हैं या उनका जब वर्णन किया जाता है, तो जिस वाक्य के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है, उस वाक्य के अंत में भी हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जिस तरीके से गोरा रंग, अब यहाँ पर क्या है, गोरा रंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे विराम चिन्ह लग रहा है, इसके आगे कोई वाक्य नहीं है। अच्छा आदमी, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी अच्छा आदमी, यहाँ पर भी इसके बाद कोई वाक्य, ये बहुत लंबा वाक्य नहीं, यहीं पर विराम कर रहा है, यहीं पर ठहर रहा है, इसलिए इसको यहीं पर क्या करेंगे, विराम चिन्ह लगा करके इसको ठहरा दिया जाता है। उसके बाद ऐसे कई सारे वाक्य आ जाते हैं, ईमानदार व्यक्ति, तो ऐसे कई सारे वाक्य हैं। इन सभी के अंत में, यानी जिस वाक्य के अंत में ऐसा चिन्ह लगा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विराम चिन्ह कहेंगे। और विराम चिन्ह का जो इस्तेमाल है सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो हिंदी भाषा में की जाती है।
उपविराम को इंग्लिश में कोलन भी कहा जाता है। मतलब ये चिन्ह दिखाई दे रहा है उपविराम का, वो उपविराम का चिन्ह जो है उसे कोलन का चिन्ह भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि उपविराम चिन्ह कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, या उपविराम चिन्ह है क्या। सबसे पहले हम देखें उपविराम चिन्ह की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है, मतलब कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। जब किसी शब्द को अलग करने के लिए या उसको दर्शाने के लिए अगर एक से ज्यादा हो तो उसे दर्शाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे तो आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण से। जिस तरीके से दिया हुआ है, कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये उपविराम चिन्ह लगा है, इसको हम कोलन भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो इसको कोलन भी कहते हैं। तो ये क्या है, कृष्ण के अनेक नाम है। कृष्ण के कितने नाम है, तो कृष्ण के अनेक नाम है। अब यहाँ पे कोलन का चिन्ह यानी उपविराम का चिन्ह दे दिया गया है और उपविराम के बाद उसके जो भी नाम है उनके कुछ नाम लिख दिए जाते हैं, जैसे मोहन, गोपाल, गिरधर, उसके बाद है श्याम, कान्हा इत्यादि। ऐसे कुछ नाम है कृष्ण के। तो कहाँ लिखा गया है, तो कृष्ण के अनेक नाम हैं। है के बाद क्या लगेगा, तो कोलन का चिन्ह लगाया जाता है, उपविराम का चिन्ह लगाया जाता है और उस उपविराम के चिन्ह के बाद जो भी उनके नाम है उन नामों को लिख दी जाती है। तो ऐसे स्थानों पर यानी जब अलग की जाती है किसी नाम को या किसी वाक्य को या किसी शब्द को दर्शाने के लिए जब हमें अलग करना पड़ता है तो हमें उपविराम का चिन्ह लगाते हैं। इसका उपयोग प्रायः या संस्कृत के भी कई वर्णों में उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो संस्कृत के शब्दों में भी उपविराम चिन्ह का उपयोग होता है, जैसे प्रायः, नमः, अतः। तो इन सभी में क्या होगा, तो उपविराम चिन्ह का उपयोग होता है। उपविराम चिन्ह का उपयोग पुस्तक, निबंध लिखा है, निबंध आदि के शीर्षक में होता है। मतलब जब पुस्तक का कोई शीर्षक हो या निबंध का कोई शीर्षक हो तो उस शीर्षक में क्या लिखा होता है, तो उस शीर्षक के पहले क्या लगाते हैं हम, यानी उस शीर्षक का पुस्तक है और उस पुस्तक के बाद जो शीर्षक होगा तो शीर्षक से पहले हम उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके भी कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कश्मीर के बाद क्या है, ये उपविराम चिन्ह लगा हुआ है और इस उपविराम चिन्ह के बाद जो है उसके शीर्षक का नाम लिखा हुआ है। ये कश्मीर एक पुस्तक है और इसके बाद ये क्या है, एक शीर्षक का नाम लिखा हुआ है, ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स क्या लिखा है, तो ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है, कश्मीर, जैसे कश्मीर के बाद क्या दिया गया, तो एक उपविराम चिन्ह दिया गया और इस उपविराम चिन्ह के बाद यहाँ लिख दिया गया है ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स। ये ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स से क्या है, तो एक पुस्तक का नाम है। किसका नाम होगा, तो ये एक पुस्तक का नाम होगा। अब उसी के बाद हम दूसरा इसका देखते हैं, विराम चिन्ह का अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, तो अगला होगा विषमयादि बोधक चिन्ह। विषमयादि बोधक चिन्ह क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि विषमयादि बोधक का अव्यय होता है। तो उस विषमयादि बोधक का अव्यय के स्थान पर जो भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विषमयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। आइए इसे भी देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ कि जिससे हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है उसे विषमयादि कहा जाता है। मतलब जिस शब्द से खुशी का बोध हो या शोक अर्थात दुख का बोध हो तो उसके साथ, मतलब या आश्चर्य का बोध हो, तो वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, तो वैसे शब्दों को विषमयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। उस विषमयादि बोधक अव्यय के साथ जो चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है वो चिन्ह क्या कहलाएगा, तो विषमयादि बोधक अव्यय चिन्ह कहलाता है। विषमयादि बोधक अव्यय चिन्ह कैसे होंगे, तो ये जो हम देख रहे हैं ये क्या होगा, ये विषमयादि बोधक अव्यय चिन्ह कहलाता है। मतलब यहाँ पर एक पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु दे दी जाती है तो ये क्या बन जाएगा, तो विषमयादि बोधक अव्यय यानी विषमयादि चिन्ह बन जाता है। क्या बन जाएगा ये, तो विषमयादि चिन्ह बन जाएगा। आइए कुछ इसके भी उदाहरण देखते हैं। विषमयादि बोधक चिन्ह के साथ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि अरे के बाद क्या विषमयादि चिन्ह है, उसके बाद अरे आप कौन है, यहाँ पर भी विषमयादि चिन्ह होगा। उसके बाद है मुझे देर हो गई,
यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि है मुझे क्या हो गई, देर हो गई, यह भी बताया जा रहा है कि आश्चर्य से बताई जा रही है चीजें एक निश्चित रूप से। उसके बाद हट, शुभ, छी, अच्छा, ओ, वाह, उसके बाद इत्यादि, इन सभी चीजों में क्या है, तो ये सभी विषमयादी बोधक यानी विषमयादी बोधक चिन्ह है। विषमयादी बोधक चिन्ह जब भी किसी शब्द के साथ या किसी वाक्य के अंत में इस तरीके का चिन्ह बना होगा तो इसे हम विषमयादी बोधक चिन्ह कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि विषमयादी बोधक चिन्ह कैसा है, क्योंकि विषमयादी बोधक चिन्ह जहां ये लगा हुआ है उसके आगे ही उसको हम क्या समझेंगे कि वो शब्द ही क्या है, विषमयादी बोधक चिन्ह। उसके बाद प्रश्नवाचक, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये सभी लोग जानते होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, स्टूडेंट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं जानता होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी हर प्रश्नों के बाद लिखा होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या कह रहा है कि जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न होता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जब हम किसी भी वाक्य के द्वारा ऐसा भाव हमें होता है उस वाक्य से कि जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाई जा रही है। अब बोलने में नहीं बल्कि लिखने में लगाया जाएगा। इस शब्द का इस्तेमाल हम बोलने में नहीं कर सकते हैं, लिखने में इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। चिन्ह कैसा होता है तो आप सभी को पता है कि ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले आप जान चुके हैं कि जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो, मतलब जिस सेंटेंस में जिस वाक्य से प्रश्न पूछे या प्रश्न करने का बोध होता है, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो या प्रश्न करने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे। या उस वाक्य के बाद जिस वाक्य में यह स्पष्ट होता हो कि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, यानी किसी व्यक्ति से हम प्रश्न पूछ रहे हैं या पूछने का बोध होता है, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाई जाती है। नंबर 2 में होगा कि जहां स्थिति निश्चित ना हो। प्रश्नवाचक चिन्ह हम उस जगह भी लगाएंगे जहां पर कोई स्थिति निश्चित नहीं हो, अनिश्चित रूप से स्थिति को मानी जाती हो। नंबर 3 में आता है जहां व्यंग किया जाता हो। अब हम इस व्यंग को कैसे समझेंगे, जैसे अगर किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं और हमें निर्धारित नहीं है कि ये जो बात है वो वाकई सही है या नहीं है, या इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम उसे प्रश्न के साथ साथ मतलब उसको बता रहे हैं और बताने के साथ साथ भी उसे प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रश्न के यानी कुछ बताने के लास्ट में हम उससे ये पूछ लेते हैं है ना, तो ऐसे शब्दों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होगा, ऐसे वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। आइए इसको कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है, ये किसी को बताया जा रहा है। अभी किसी को क्या है, बताया जा रहा है, सामने वाले से ऐसी बात की जा रही है कि भ्रष्टाचार जो है इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है, और उसी से कहा जा रहा है ना, मतलब वो भी रिपीट में से क्वेश्चन भी पूछी जा रही है कि है ना। अब उसका वो आंसर दे सकता है या नहीं है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे व्यंग भी होंगे जहां व्यंग किया जाता हो, उसे भी हम क्या कहेंगे, तो वहां भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 में जाएगा कि इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब संदेह का प्रकट होता है, जब क्या कोई संदेह, इस चिन्ह का जो उपयोग है वह संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जब किसी वाक्य के अनुसार या जब किसी शब्द में हमें कोई संदेह प्रकट होती है, यानी संदेह लगता है, तब हम उसके साथ भी एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो चिन्ह क्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नए क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।